दोस्तों नमस्कार। हमने जो नई सीरीज शुरू की है द बर्निंग इश्यूज, उसके अंदर मार्केट में ओवरऑल मार्केट के वोलेटिलिटी पे इंपैक्ट डालने वाले जो अलग अलग न्यूज है या फिर ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो मार्केट को वोलाटाइल करती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसी सीरीज में आज आपके लिए एक ऐसा इश्यू लेके आया हूं या ऐसी घटना लेके आया हूं जिसकी वजह से कल मार्केट में बहुत ही ज्यादा तनाव का वातावरण था और मार्केट अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ कल, मतलब 18 सितंबर 2021 को। तो दोस्तों समझते हैं कि ये क्या मुद्दा था या ये क्या न्यूज थी जिसके वजह से अपने मार्केट पे इंपैक्ट हुआ और जिसके बारे में अभी भी मार्केट में डर बना हुआ है। तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं और समझते हैं कि इस न्यूज का या इस मुद्दे का हमारे मार्केट पे ओवरऑल कितना इंपैक्ट होगा। बेसिकली दोस्तों कल एक न्यूज आई और वो न्यूज आई चाइना से। चाइना का एक रियल एस्टेट कंपनी है, कंपनी का नाम है एवरग्रांड। दोस्तों इस कंपनी की न्यूज ने हमारे मार्केट में कुछ हद तक थोड़ी डर का माहौल बना दिया था। एक्चुअली ये हुआ क्या, ये कंपनी क्या है, इस कंपनी का क्या इंपैक्ट हो सकता है या बेसिकली इस कंपनी का हमारे मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इसे एक बड़े क्राइसिस का नाम दिया जा रहा है। तो हम इसे समझते हैं कि असल में इसमें क्या पोटेंशियल है कि जो ओवरऑल हमारे मार्केट पे इंपैक्ट कर पाए, और समझते हैं कि बेसिकली इस कंपनी का क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, ये जो एवरग्रांड कंपनी है ये एक चाइना की रियल एस्टेट कंपनी है, मतलब घर बनाने का काम करती है, पर एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक है, अब समझते हैं कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है इनकी हालत आज के डेट में ये हो चुकी है। अब इसका रीजन क्या है, ये ऐसी हालत क्यों हुई है, ये कंपनी बेसिकली क्या स्ट्रक्चर रखती है या कंपनी की ओवरऑल किस तरह की स्ट्रेंथ है, इसके बारे में थोड़ा हम पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये कंपनी चाइना की ऐसी कंपनी है जिसमें ये कंपनी दावा करती है इनके नियर अबाउट 2 लाख एम्प्लॉइज आज के डेट में काम करते हैं। ये कंपनी दोस्तों इतनी बड़ी है कि इस कंपनी का ये दावा है कि 3.8 मिलियन जॉब्स ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और इनके अदर सेक्टर्स के अंदर जनरेट करती है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी के अभी के डेट में 1300 प्रोजेक्ट 280 सिटीज के अंदर, जो कि नियर अबाउट 2.3 ट्रिलियन युआन, मतलब हम कह सकते हैं 350 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर है। अब इतना सब कुछ अच्छा है तो दिक्कत कहां है दोस्तों? इस कंपनी की दिक्कत यह है कि इस कंपनी का अभी के डेट में जो लायबिलिटी है मार्केट में, मतलब समझिए इस कंपनी ने ये इतना जो साम्राज्य खड़ा किया है, ये खड़ा किया है डेट से, मतलब कर्ज लेके इसे खड़ा किया है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर जो कंपनीज है वो सारा अपने पैसों से ही चलाती, कर्ज तो लेती है पर उसका अच्छे से मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। दोस्तों इस कंपनी का ओवरऑल लायबिलिटी चाइना के जीडीपी के नियर अबाउट 2% है। इतना बड़ा इस कंपनी का लायबिलिटी है। यहां यही नहीं तो इस कंपनी ने नियर अबाउट चाइना में 128 अलग अलग बैंकों से कर्ज लेके रखा हुआ है। और दोस्तों इस क्राइसिस को लीमन ब्रदर क्राइसिस के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अभी क्राइसिस मतलब ये कंपनी अभी बैंक करप्सी के कगार पे है, मतलब इस कंपनी का नियर अबाउट 350 मिलियन यूएस डॉलर का जो ये डेट है, ये कंपनी इसे चुका नहीं पा रही है। तो इन्वेस्टर्स की हालत तो पूछिए ही मत, और साथ ही साथ इस क्राइसिस को लीमन ब्रदर क्राइसिस के साथ जोड़ा जा रहा है। अब ये ठीक है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मार्केट में ये जो डर का माहौल है ये इसी वजह से है कि ये कंसिडर किया जा रहा है शायद ये लीमन ब्रदर के जैसे इंपैक्ट करेगा। दोस्तों तो इसे मैं आपको यही क्लियर कर दूं, लीमन ब्रदर के साथ इस क्राइसिस को या इस प्रॉब्लम को जोड़ना कतई ठीक नहीं है, ये कतई गलत है। क्योंकि लीमन ब्रदर का क्राइसिस बहुत अलग था। सबप्राइम कॉस्ट की वजह से 2008 में ये जो क्राइसिस हमने देखा है दोस्तों, ये बहुत अलग था। लीमन ब्रदर एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ बहुत सी अलग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स बहुत से जुड़े हुए थे, और ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे जुड़े हुए थे, मतलब ग्लोबल लेवल पे जुड़े हुए थे, और उसका सिस्टमिक रिस्क बना। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसका सिस्टमिक रिस्क बना, इनके वजह से वो, उसके वजह से वो, उसके वजह से, वन लीड्स टू फेलियर बाय अनदर। ये लीमन ब्रदर में हुआ, पर इस कंपनी में ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी चाइना तक ही सीमित है। सबसे पहली बात तो ये चाइना तक सीमित है। इसका
ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं है। और दूसरी बात, ये कंपनी खुद एक रियल एस्टेट कंपनी है। इसका इस तरह से दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ग्लोबल लेवल पे कनेक्शन नहीं है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी वजह से प्रॉब्लम हो। हां, पर चाइना के ओवरऑल इकोनॉमी को इसका इंपैक्ट हो सकता है। अब चाइना के इकोनॉमी पे इसका जो इंपैक्ट होगा, उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट में देखा जाएगा और वो इंपैक्ट हमारे मार्केट पे हम देख सकते हैं। इसमें हमारे मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी भी पॉसिबल है, पर इस वोलेटिलिटी के अंदर मेरा ये सजेशन रहेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को दोस्तों खरीद लीजिए। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा। हमारे मार्केट पे इस क्राइसिस का, जहां तक ये क्राइसिस अभी हमारे सामने आया है, उसको देखते हुए इसका इंपैक्ट लीमन ब्रदर जैसा कतई नहीं होगा। और दोस्तों, अगर हमारे यहां हमारे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इसका इंपैक्ट होगा भी तो कहां हो सकता है? तो दोस्तों, सिर्फ दो ही इंडस्ट्रीज के अंदर यह इंपैक्ट हो सकता है। एक तो मेटल इंडस्ट्री और दूसरी केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम चाइना करते हैं। तो वहां का जो ये बड़ा क्राइसिस है उसका चाइना की इकोनॉमी पे और अल्टीमेटली हमारे कमोडिटी मार्केट में इन दो सेगमेंट पे इंपैक्ट हो सकता है, जो कि हम कल देख भी चुके हैं। इन्हीं सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बिकवाली हमने देखी है। और दोस्तों, ये जो मैं बोल रहा हूं इसका हमें तुरंत एक प्रूफ भी मिल जाता है। आज 19 सितंबर को हमारा मार्केट फिर से रिकवर कर जाता है और नियर अबाउट हमारा निफ्टी उतना ही रिकवर कर लेता है। मतलब हमारे मार्केट में वो डर नहीं है। अभी मार्केट ये समझ रहा है कि ठीक है, ये क्राइसिस ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट करने वाला क्राइसिस नहीं है जिस तरह के लीमन ब्रदर का था। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये जो एवरग्रांड का इश्यू है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विकली मैंने आपके सामने रखा है। तो जहां तक ये क्राइसिस अभी सामने आया है, हमारे मार्केट पे इसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा और मार्केट के अंदर इसी तरह से बने रहिए और मेरे साथ इस चैनल पे भी बने रहिए दोस्तों। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे ही कुछ अलग अलग वीडियोस के लिए और अलग अलग मुद्दों के लिए जो मार्केट से रिलेट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।